हेलो नमस्कार साथियों, मैं मणिकांत मनीपीडिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम लोग करंट अफेयर्स से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के आए हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि वर्तमान अभी कुछ ही दिनों पहले नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ। इस नई संसद भवन, इसकी क्या खासियत है, संसद का हमारे लोकतंत्र में क्या इंपॉर्टेंस है, इसी के साथ हम लोग जानेंगे कि संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके क्या गुण हैं, क्या दोष हैं। इन सभी चीजों पर हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे और यह भी चर्चा करेंगे कि इस बार नई संसद भवन उद्घाटन को लेकर कुछ विवाद के मुद्दे भी सामने आए। इन विवाद के मुद्दे पर हमारा एक निष्पक्ष नागरिक होने के नाते क्या दृष्टिकोण रहना चाहिए, इस पर भी हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। चलिए, आप अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो अभी जाकर के सब्सक्राइब करें और यूट्यूब पर बेल आइकन को जरूर दबाएंगे ताकि इस चैनल पर आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो चलिए, आज की क्लास की शुरुआत करने से पहले आपको मनीपीडिया यूट्यूब चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मनीपीडिया 9 नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। आप मुझे टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको सभी प्रकार के पीडीएफ मिल जाते हैं। आज के लिए आपका मोटिवेशनल कोटेशन है, जिनके इरादे मेहनत की स्याही से लिखे होते हैं, उनके किस्मत के पन्ने कभी खाली नहीं होते। जिनके इरादे मेहनत की स्याही से लिखी होती है। दोस्तों, इरादों को लिखना है तो मेहनत की स्याही से लिखो। अगर मेहनत की स्याही से आप अपने इरादे लिखते हैं, इरादे को अगर मेहनत की स्याही से लिखते हैं, तो आपके किस्मत के पन्ने कभी खाली नहीं होने वाली है। इसीलिए आपका ये कोटेशन बहुत महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए। जिनके इरादे मेहनत की स्याही से लिखे होते हैं, उनके किस्मत के पन्ने कभी खाली नहीं होते। दोस्तों, आज हम लोग पहले देख लें कि आज हम लोग किन किन टॉपिक पर बात करेंगे। भारतीय संसद के बारे में आज हम लोग देखेंगे कि भारतीय संसद क्या है, इसकी क्या खासियत है। नई संसद को देखेंगे, नई संसद में लोकसभा राज्यसभा के बिल्डिंग्स को देखेंगे। इसमें देखेंगे आजकल संसद से रिलेटेड पिछले साल कुछ चीजें जो करंट में रही थी, जिसमें राजपथ, मुगल गार्डन, अशोक स्तंभ, ऐसे सभी चीजों को भी हम लोग देखेंगे। फिर देखेंगे दोनों ही संसद भवन, पुरानी संसद भवन और नई संसद भवन के स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या परिवर्तन आया है और यह कितना खास है। और फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर आज हम लोग बात करेंगे पुरानी संसद जो थी उनकी क्या विशेषता थी, उनका इतिहास भी। आज हम लोग इतिहास, करंट अफेयर्स और पॉलिटी तीनों का एक अद्भुत समागम के रूप में यह क्लास होने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा। आज हम लोग देखेंगे भारत की जो नई संसद है उसकी आकृति के बारे में बात करेंगे। ये आपको सुंदर सा संसद दिख रहा होगा, दुनिया के सबसे अच्छे संसदों में से एक नया संसद हमारा भी है। नई संसद की खास विशेषताओं को कुछ टॉपिक के अध्ययन के माध्यम से हम लोग देख लेंगे। फिर देखेंगे विवाद के कुछ मुद्दे रहे, उद्घाटन के समारोह को लेकर कुछ विवाद हुआ, प्रधानमंत्री क्यों उद्घाटन किए, इस बात को लेकर 19 पार्टियां उद्घाटन समारोह से बायकॉट कर दिए हैं, उसको लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। सेंगोल जो हमारी इसको लेकर भी विवाद रहा, सेंगोल आज हम लोग देखेंगे सेंगोल के बारे में। अखंड भारत के मानचित्र को लेकर भी कुछ विवाद सामने आए। इसके साथ ही आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्त, भारत संसद में जो अखंड भारत और सेंगोल, ये है आपका उनका प्रतीक। फिर हम लोग नीचे जाएंगे तो देखेंगे अखंड भारत कब से कब कैसे कैसे टुकड़ा हुआ। और फिर बात करेंगे हम लोग पॉलिटी के एक महत्वपूर्ण सेक्शन पर, जिसका नाम है संसदीय व्यवस्था यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम। दोस्तों, संसद आज इतना चर्चा में रहा है कि आगे आने वाले एक साल तक जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाला है, उन सभी एग्जाम के लिए संसद और संसद से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं वो सभी आपके लिए खास होने वाले हैं। वो एग्जाम के पेपर में कहीं ना कहीं नजर आने वाले हैं। हम लोग जानेंगे संसदीय व्यवस्था क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इनकी क्या गुण है, दोष है, और इसके बाद हम लोग आज का क्लास यहां जाकर के खत्म होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का इस क्लास को। और हम लोग देखेंगे आज की ये संसद, आप देख रहे हैं ये संसद के स्ट्रक्चर, नई संसद आप बनी है, तो ये पुरानी जो संसद है ना, उसके ठीक बगल में नई संसद का निर्माण हुआ है। पुरानी जो संसद है उसके ठीक बगल में ही नई संसद का निर्माण हुआ है। आप देख रहे होंगे ये नई संसद, ये पुरानी संसद है और ये आपकी नई संसद यहाँ लिखा हुआ भी है आपका। तो इसी नई संसद के जो दो सदन होंगे, ऊपरी सदन, निम्न सदन, और उच्च सदन जिसे हम राज्यसभा कहेंगे, निम्न सदन जिसे लोकसभा कहेंगे। तो ये आप देख रहे हैं ये आपका लोकसभा का भवन है। ये क्या है, लोकसभा के अंदर का दृश्य आपको दिख रहा होगा। ये लोकसभा है और ये है आपका राज्यसभा, ये राज्यसभा है और ये आपका लोकसभा है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे राज्यसभा, आप देख रहे होंगे ये कितना अत्याधुनिक सुविधाओं से लेस है। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में सीटों की संख्या भी बढ़ाई गई है, राज्यसभा में भी सीटों की संख्या बढ़ाई गई है। हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे ऐसा करने की जरूरत क्या पड़ी है हमें। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे पॉलिटी में संसद होता क्या है। भारतीय संसद के बारे में हम लोग जानने से पहले जाने कि संविधान में संसद के बारे में क्या क्या बातें
हम लोग को पढ़ना रह जाता है। तो इसमें अगर बात करें हम संसद का, यानी पार्लियामेंट, संसद की अगर बात करें तो हम लोग इसको जाने, संसद एक, संसद को हम लोग विधायिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विधायिका भवन, यानी विधायिका, व्यवस्थापिका, इसी को हम लोग व्यवस्थापिका भी कहते हैं। यह द्विसदनीय होता है। संसद में 2 सदन होते हैं, द्विसदनीय होता है। आप लोग पिछले क्लास को अगर अटेंड किए होंगे तो केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का शुरुआत जो 1919 के अंग्रेजों ने किया। तो द्विसदनीय होता है, इसमें 2 सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। ये विधायिका का काम करता है। विधायिका का क्या काम है? तो कानून निर्माण करना। यानी भारत में कानून निर्माण का सबसे बड़ा मंदिर, इसे लोकतंत्र का मंदिर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्त? लोकतंत्र का मंदिर भी कहते हैं। तो हम लोग संसद के बारे में हम लोगों ने जाना कि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। संसद द्विसदनीय होता है, इसे यह व्यवस्थापिका या विधायिका कहलाती है। कानून निर्माण करना इनका काम है। क्या कार्य है? कानून निर्माण इसका मुख्य कार्य है। तो हम लोग संसद के बारे में अगर देखें, संविधान में कहाँ चर्चा है, तो संविधान के अनुच्छेद को अगर देख लें, संविधान के अनुच्छेद 79 में यानी 79 में इस बात का जिक्र है कि भारत का संसद जो है उच्च सभा और उच्च सदन और निम्न सदन के से मिलकर बनेगा, जिसमें उच्च सदन को हम लोग राज्यसभा और निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं। तो अगर 79 की बात करें तो इसके अंग, जब हम लोग संसद को देखते हैं, इसके 3 अंग है। भारत संसद की बात करें तो यह संसद 3 मुख्य भाग से मिलकर बना होता है। इसके 3 अंग हैं। तो अगर इसमें अंग की बात करें तो क्या क्या इसमें शामिल होगा? ये इसमें पहला शामिल होगा राष्ट्रपति, यानी प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति। दूसरा होगा उच्च सदन, दूसरा होने वाला है आपका उच्च सदन। इसी उच्च सदन को हम कह देते हैं राज्यसभा, क्योंकि इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। राज्य के एमएलए यानी विधानसभा के सदस्यों द्वारा इन लोगों का निर्वाचन होता है, इसीलिए इसे राज्यसभा यानी राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली सभा भी कहते हैं। यह है आपका राज्यसभा। और नेक्स्ट है आपका निम्न सदन। क्या है? निम्न सदन। तो निम्न सदन को हम लोग क्या कहते हैं? लोकसभा कहते हैं। निम्न सदन को क्या कहते हैं? लोकसभा। तो इस दैट मीन्स आप समझ चुके होंगे कि अगर संसद की बात करें, संसद अपने आप में केवल 2 सदन लोकसभा राज्यसभा से मिलकर नहीं बनता है। यह लोकसभा राज्यसभा के साथ साथ जब तक राष्ट्रपति इसमें शामिल नहीं होते हैं तो संसद का निर्माण नहीं हो सकता, मतलब संसद पूरा नहीं हो सकता है संसद का कंसेप्ट। तो अनुच्छेद 79 में इसका जिक्र किया गया है। अगर राज्यसभा की बात करें तो यह अनुच्छेद, राज्यसभा की बात करें तो यह अनुच्छेद 80 में इसका जिक्र है, और लोकसभा की बात करें तो इसका जिक्र 81 में है। यानी आप अनुच्छेद 79, 80 और 81 को अगर आप याद रखना चाहें, यह अनुच्छेद आपको याद अच्छे से रह सकता है। तो इसका शुद्ध रूप में आप अगर सरल फॉर्म में इसे देखें तो सरल, ये अपने आप में सरल है। क्या है? सरल है। स से आपका संसद हो जाएगा। क्या होगा? स से संसद, अनुच्छेद 79 में संसद, और र से आपका हो जाएगा राज्यसभा, र से राज्यसभा हो जाएगा। और बात करें ल से, तो ल से आपका लोकसभा हो जाएगा। तो आप एग्जाम की दृष्टि से इसे याद रखना अब आसान हो गया होगा कि सरल, सरल। अगर आप सरल नाम का ट्रिक याद रखते हैं तो आपको 79, 80 और 81 ये तीनों ही अनुच्छेद आपको याद रह जाएंगे। तो ये आपके लिए एक तरह का ट्रिक था। क्या था? ये आपके लिए एक ट्रिक था, आप इसे याद रख लेंगे। अभी हम लोगों ने देखा कि संसद में राष्ट्रपति की भूमिका थोड़ा सा देख लिया। अब राष्ट्रपति क्या है? लोकसभा और राज्यसभा और लोकसभा के मिलने से केवल संसद पूरा नहीं होता है, क्योंकि आप लोग भी अगर आज से पहले थोड़ा भी पॉलिटी का ज्ञान रखते होंगे, आपको पता होगा कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर के किसी विधेयक को अगर पारित भी कर देती है तो वो विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति का उस पर साइन नहीं हो जाता है। और राष्ट्रपति हमारे देश के संवैधानिक प्रमुख हैं। यानी आप सीधे अगर सही अर्थों में समझे तो आपके परिवार में अगर दादाजी रहते हैं तो दादाजी के अलावा आपके पापा चाचा जितने भी लोग हैं, हम लोग अगर तीसरी पीढ़ी के लोग हैं, तो उसमें से सबसे प्रधान जो होता है वो पूरे परिवार का जो मालिक होता है दादाजी होते हैं। दादाजी के रूप में हम राष्ट्रपति को नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रधान कहते हैं।
ठीक उसी प्रकार जैसे अपने घर को चलाने के लिए पापा चाचा लोग सब मिलके काम कर रहे होते हैं, लेकिन भले ही दादा अब निष्क्रिय हो चुके हैं, दादा भले ही रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन उसकी महत्ता कम नहीं हो जाती है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय अगर आप अपने परिवार के लिए लेते हैं तो उसमें दादाजी की सहमति होना उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसी तरह से हम लोग बिना दादाजी के सहमति के कुछ नहीं करते हैं। जिस तरह परिवार में, उसी तरह राष्ट्रपति की सहमति के बगैर देश का कोई काम नहीं हो सकता है। आर्टिकल 53 कहता है कि वो कार्यपालिका का कोई भी कार्य या फिर देश का कोई भी ऐसा कार्य या विदेश में भी कोई ऐसा कार्य राष्ट्रपति के नाम के बगैर नहीं होगा। मतलब राष्ट्रपति के नाम से ही हम सारे कार्य को अंजाम देते हैं, चाहे वो विधायी कार्य हो। आप देखेंगे कि राष्ट्रपति केवल एक विधायिका का नहीं है, राष्ट्रपति में विधायिका की शक्ति भी है, राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति भी है, राष्ट्रपति में न्यायपालिका की शक्ति भी है, राष्ट्रपति में आप देखेंगे सैनिक शक्ति है, वो तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति भी है। राष्ट्रपति में हम लोग देखते हैं रणनीतिक शक्ति है। राष्ट्रपति में हम लोग देखेंगे कि विदेश नीति को, हम जितने भी विदेशों के साथ संबंध बनाते हैं वो सारे संबंध राष्ट्रपति के नाम से ही साइन किए जाते हैं। भले ही वहां प्रधानमंत्री जा रहे हों, विदेश मंत्री जा रहे हों, कोई भी जा रहे हों, लेकिन उसमें जो उल्लेख होता है वो राष्ट्रपति के नाम से ही कोई भी संधि समझौता किसी दूसरे देश के साथ हम करते हैं। तो राष्ट्रपति का पद एक महत्वपूर्ण पद हो जाता है आपके देश के लिए। हमारे देश में राष्ट्रपति हैं, किसी दूसरे देश में राजा, महारानी, रानी हुआ करते हैं। जैसे ब्रिटेन भी एक लोकतंत्र है, लेकिन ब्रिटेन में वहां के राष्ट्र का जो हेड है, राष्ट्र प्रमुख, वो होते हैं वहां की महारानी या वहां के राजा। तो हमारे यहाँ जो राष्ट्र प्रमुख है वो इलेक्टेड होता है यहाँ, इसीलिए हम लोग इसको राष्ट्रपति कहते हैं। राष्ट्रपति लोकतंत्र का तो नहीं, लेकिन गणतंत्र का प्रतीक है। गणतंत्र में जहां हम लोग देखते हैं कि राष्ट्र का जो हेड होगा, जो मतलब पूरे राष्ट्र का जो मालिक होगा, संवैधानिक प्रमुख होगा, संवैधानिक मालिक होगा, वो निर्वाचित होकर के हमारे यहाँ आते हैं। कोई वंशानुगत परंपरा नहीं चलती है हमारे यहाँ। तो ऐसे में राष्ट्रपति संसद का एक अंग है। आप देखेंगे संसद को अगर 3 भाग में बांट रहे हैं तो इसमें से एक अंग, संसद की अगर 3 डाली है, संसद एक वृक्ष अगर है तो उसकी 3 डाली है, उनमें से एक डाली राष्ट्रपति अपने आप में है। और लोकसभा में 543 सीट होते हैं, लोकसभा में 543 सीट है। यहां देखेंगे लोकसभा में अभी वर्तमान की बात करें तो 543 सदस्य बैठे होते हैं, राज्यसभा में 243 सदस्य बैठे होते हैं। ये 243 सदस्य एक शाखा है, 543 सदस्य एक शाखा है, लेकिन राष्ट्रपति अपने आप में एक शाखा है। तो मतलब राष्ट्रपति, आपको क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपका पहला कथन देता है राष्ट्रपति संसद के सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति संसद के अंग होते हैं, राष्ट्रपति संसद के मनोनीत सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ऐसे में आपका आंसर होगा कि राष्ट्रपति संसद का एक अंग होता है। राष्ट्रपति संसद के सदस्य तो नहीं होते, लेकिन संसद का एक अपने आप में एक अंग होता है। सदस्य कौन होते हैं? ये लोग 243, 543, ये 245 और 543, ये सभी सदस्य होते हैं। लेकिन अगर यही बात कर लें, एक वृक्ष अगर संसद है तो ये उनकी डाली है, 3 डालियां हैं, उन 3 डालियों के ये सभी पत्ते हैं। इन्हीं पत्तों में से एक पत्ता होता है लोकसभा या राज्यसभा में से वह सदस्य, लोकसभा या राज्यसभा का वह सदस्य, उनमें से कोई एक प्रधानमंत्री बन जाते हैं। वो प्रधानमंत्री उन पत्तों की तरह है। लेकिन राष्ट्रपति को अगर देखें उसके कंपैरिजन में, आप संविधान में वरीयता क्रम को भी देखते होंगे, यानी सीनियरिटी को अगर आप देखें तो सबसे पहले भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति कहलाते हैं। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति आता है, उसके बाद प्रधानमंत्री का हम जिक्र करते हैं। तो वरीयता क्रम में भी राष्ट्रपति हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण पद है, सबसे बड़ा पद है और सबसे ऊंची उसकी मतलब हैसियत भी रहती है। तो ऐसे में राष्ट्रपति सभी प्रकार की शक्तियों से संविधान द्वारा लैस किया गया है। भले ही वह नाम मात्र की कार्यपालिका के रूप में भूमिका निभाते हैं, अपने कार्यों की जो पूर्ति होती है वो अपने मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। आप यहाँ यह भी जाने कि राष्ट्रपति स्वयं प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। बिहार में दरोगा का एग्जाम हुआ, 24 से 46 पद के लिए दरोगा का एग्जाम 2019 में हुआ, जिसमें मैं भी शामिल हुआ था। उसमें एक प्रश्न पूछा गया कि प्रधानमंत्री के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सत्य है, तो उसका सीधा आंसर था कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। उसमें ऑप्शन यह भी था कि क्या प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है? जरूरी नहीं है, ये अक्सर ऐसा होता है, लेकिन बहुमत दल का नेता कभी नहीं भी हो सकता है महागठबंधन बनाने की जरूरत पड़े। और बहुमत दल में ऐसे छोटे दल भी शामिल हैं, उसको बहुमत पुराने के लिए छोटे दल के। आज अगर बिहार में अगर देख लें तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार है। भले ही बड़ी पार्टी राजद रही हो, लेकिन राजद के नेता मुख्यमंत्री नहीं है, जदयू के नेता मुख्यमंत्री हैं। तो उसी तरह से प्रधानमंत्री के बारे में अगर जाने तो प्रधानमंत्री से कहीं ऊंचा पोस्ट होता है राष्ट्रपति का। तो अब थोड़ा सा हम लोग ये जान लें कि सरकार के 3 अंग होते हैं। आप यहां थोड़ा सा नोट कर लेंगे। सरकार की बात करें किसी भी शासन सत्ता में, नेक्स्ट स्लाइड लेकर हम लोग देख लेते हैं इसको। आप थोड़ा सा यहां देख लें
कि अगर सरकार की बात करते हैं, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर हम लोग आएंगे नई संसद पर। सरकार की बात करें तो सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये शासन सत्ता के लिए 3 अंग है, मतलब शक्ति पृथक्करण के लिए इसे बनाया गया पालिका। शक्तियों को पृथक कर दिया जाता है। पहले राजतंत्र में सारी शक्तियां राजा के पास हुआ करता था, लेकिन जब लोकतंत्र का कंसेप्ट आया तो यहाँ शक्ति का बंटवारा कर दिया गया, क्योंकि माना जाता है कि पावर करप्ट्स, मोर पावर मोर करप्ट्स। यानी अगर ज्यादा शक्ति किसी में केंद्रित होती है तो वहां निरंकुशता आने की संभावना होती है, और उससे भी ज्यादा शक्ति आए तो उसमें और भी निरंकुशता आने की संभावना होती है। यानी भ्रष्टता, करप्शन वो ज्यादा हो जाता है जब आप शक्ति का केंद्रीकरण किसी एक व्यक्ति में, किसी एक संस्था में निहित कर देते हैं। इसीलिए शक्तियों को बंटवारा कर दिया गया। आप देखेंगे कि विधायिका का कार्य क्या रखा गया। विधायिका मतलब जिसे हम लोग संसद भी कहते हैं, कानून निर्माण करना। विधायिका का कार्य क्या है? यह कानून निर्माण करती है। कार्यपालिका का कार्य क्या है? यह कानून, बनाए गए कानून को लागू करती है। कानून को लागू करना इसका काम है। क्या काम है? कानून को लागू करना। और न्यायपालिका का कार्य है मुख्य रूप से न्याय करना, और यह भी तय करना कि जो बनाए गए कानून है वो संविधान के अनुरूप है या नहीं है। मतलब संविधान के संरक्षक के रूप में भी न्यायपालिका भूमिका निभाती है। तो आप अगर इसमें देखें, ये कानून बनाती है, ये बनाए हुए कानून को लागू करती है, और ये कानून के आधार पर न्याय देती है। तो इसमें कानून जो निर्माण करता सदन है ना, इसी को हम लोग संसद कहते हैं। अभी आपने जो देखा संसद, इसी संसद का 3 पार्ट फिर हो जाता है। ये संसद 3 भाग में बटे होते हैं। इसमें राष्ट्रपति अकेला एक भाग होता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि राष्ट्रपति इसका एक अंग है, न कि सदस्य। राष्ट्रपति इसके अंग है संसद के। और यहाँ है आपका राज्यसभा, और ये हो गया आपका राज्यसभा, फिर आपका ये लोकसभा। तो संसद, लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है संसद। तो इस संसद में अभी देखेंगे नए जो संसद का उद्घाटन हुआ, कुछ लोग कहने लगे कि राष्ट्रपति से इसका उद्घाटन कराया जाना चाहिए था, जिसमें 19 पार्टियां बाइकआउट कर गई थी। थोड़ा उस पर भी हम लोग जिक्र करेंगे। तो आप लोगों ने यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अगर आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, अगर मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूं तो आप इसे नोट कर लेंगे। नहीं भी नोट कर रहे हैं तो आप कम से कम स्क्रीनशॉट जरूर लेंगे। तो नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। आप देख रहे हैं अब हम लोग आ गए हैं पुरानी और नई संसद के बीच कुछ तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। आपको दिख रहा होगा यहाँ की नई संसद और पुरानी संसद के बीच स्ट्रक्चर दोनों का दिया हुआ है। ये पुरानी संसद है आपका, ये क्या है? पुरानी संसद का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, और ये है आपका नई संसद। नई संसद, नई संसद और पुरानी संसद का स्ट्रक्चर को अगर देखें तो कहां कहां कौन सा सदन है, कौन सा भवन है, जरा गौर करें। यहां आपको दिख रहा होगा, ये पुरानी संसद की अगर बात करें, पुरानी संसद की अगर बात करें, ये जो आपको दिख रहा है ना, इसका नाम है सेंट्रल हॉल। क्या नाम है? यहां आपको दिख रहा होगा, एरो लगाया हुआ है। ये है आपका पुरानी संसद का सेंट्रल हॉल, यानी बीच में जो हॉल था, यहाँ संयुक्त अधिवेशन वगैरह होते हैं। यहाँ देखिए ज्वाइंट सेशन आपको लिखा हुआ है ना, सेंट्रल हॉल ज्वाइंट सेशन, ये भी यही में आयोजित होता था। इसी रूम को हम लोग सेंट्रल हॉल कहते हैं। या में ज्वाइंट सेशन यानी संयुक्त अधिवेशन, लोकसभा और राज्यसभा का अगर संयुक्त अधिवेशन करने की जरूरत पड़ती हो तो हम लोग सेंट्रल हॉल का उपयोग करते थे। लेकिन अब जो नया संसद भवन बना है, आपको पता हो, पहले बता देना चाहिए कि पुरानी संसद जो है वो वृत्ताकार आकृति में थी, नई संसद त्रिभुजाकार आकृति में है। क्या है? त्रिभुजाकार आकृति में है। नई संसद में अब जो ज्वाइंट सेशन का आयोजन होगा, मतलब संयुक्त अधिवेशन होगा, वो लोकसभा में ही होगा। ये आपको लोकसभा है। क्या है? ये आपका लोकसभा है। लोकसभा में ही अब संयुक्त अधिवेशन भी हो सकता है, क्योंकि लोकसभा के सीट का दायरा इतना बढ़ा दिया गया है कि अब उसमें राज्यसभा के लोग भी आ जाएं तो सीट कम नहीं होने वाला है। तो लोकसभा में ही अब संयुक्त अधिवेशन होगा, जो पहले सेंट्रल हॉल में हुआ करती थी। तो ये पहले का जो लोकसभा था वो अलग था और संयुक्त अधिवेशन अलग जगह होता था। अब लोकसभा में ही संसद के संयुक्त अधिवेशन आयोजित किए जाएंगे। पहला इंफॉर्मेशन, अगर आप देखें इसके जो बीच में सेंट्रल हॉल थे, इनके बीच में सेंट्रल लॉन्ज की व्यवस्था रखी गई है। ये आपका बीच तो नहीं है, ये आपका जो त्रिभुज का ऊपरी हिस्सा होगा, बाहरी हिस्सा होगा, वो है आपका। नीचे आप देख रहे होंगे, ये आपका राज्यसभा है। नीचे वाला, अब नए बिल्डिंग में अगर देखें तो ये आपका राज्यसभा है। क्या है? राज्यसभा है। ये राज्यसभा है जो कि पहले आपका यहां हुआ करता था। ये पुरानी राज्यसभा है और ये नई राज्यसभा है। नई राज्यसभा के बाद अगर बात करें, ये छोटे छोटे जो आपको दिख रहे हैं, ये ऑफिस है आपके।
इन सब जगह में ऑफिस हुआ करता था। अब भी ये सभी जगहों पर ऑफिस है, ये सारे ऑफिस हैं, ये भी ऑफिस हैं, ऑफिस हैं, ऑफिस हैं। अगर आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे तो पुरानी और नई पार्लियामेंट के आप स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। पुरानी पार्लियामेंट जहां वृत्ताकार आकृति में था, नई पार्लियामेंट वहीं में क्या है, त्रिभुजाकार आकृति में है। तो अब इसे अगर नोट करना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। पुरानी संसद और नई संसद का ये था स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब आ जाइए भारत की जो पुरानी संसद है, थोड़ा उस पर हम लोग जिक्र करें। पुरानी संसद आपको दिख रहा होगा ना, ये गोलाकार आकृति में पुरानी संसद का बाहरी फोटो अगर लेने जाएंगे आज भी आप, अभी जो वर्तमान में संसद चल रही थी अब तक, यानी 28 मई तक, तो ये आपका पुरानी संसद भवन आपको नजर आ रहा होगा, जिसका निर्माण कौन किए थे, जिसका जो मुख्य वास्तुकार था एडविन लुटियंस थे, इसके सहायक वास्तुकार थे हर्बर्ट बेकर। आपको दोनों एक साथ मिले तो दोनों को टिक करेंगे, अगर आपको केवल एडविन लुटियंस मिलता है तो आप एडविन लुटियंस को टिक करेंगे। ये किस आकृति की थी, तो ये वृत्ताकार आकृति का था। क्या था, पुरानी संसद भवन जो है वो वृत्ताकार आकृति का था। क्या था, वृत्ताकार, ये क्या था, आकृति थी इसकी। तो आप बात करेंगे कि 1921 ईस्वी में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था, निर्माण शुरू हो गया, और 1927 ईस्वी में यह बनकर तैयार हो गया। 1927 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। कब हुआ, 1927 ईस्वी में। पुरानी संसद कब बनकर तैयार हुई, 1927 में। आप हमें लगे हाथों बता दीजिए 1927 में अगर बनकर तैयार हुआ होगा तो इनके उद्घाटनकर्ता कौन रहे होंगे। तो आप बताइए, उस समय गवर्नर जनरल यानी वाइसराय कहा जाने वाला था, जिसे हम लोग, तो उस समय हम लोग गवर्नर जनरल देखते हैं जिसे वाइसराय भी कहा जाता था। तो गवर्नर जनरल उस समय कौन थे, 1926 से लेकर 1931 ईस्वी तक गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन रहते हैं। कौन है, लॉर्ड इरविन। इसका कार्यकाल है 1926 से 1931 तक। कब है, 1926 से 1931 तक ये है आपके गवर्नर जनरल। तो आप 1921 ईस्वी में इसका निर्माण शुरू हुआ था पुरानी संसद का, 1927 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। ये वृत्ताकार आकृति की थी। इसके जो मुख्य वास्तुकार थे, ये कौन है, वास्तुकार, मुख्य वास्तुकार। मुख्य वास्तुकार कौन रहे हैं, एडविन लुटियन साहब, और इनके सहायक वास्तुकार कौन थे, हर्बर्ट बेकर। इसमें भी सेंगोल लिखा गया, आप सेंगोल लिखेंगे। पुरानी संसद भवन में भी सेंगोल की प्रथा थी, जिसे हम लोग राजदंड कहते थे। क्या कहते थे, राजदंड, यानी धर्मदंड कहा जाता था। उस समय तो राजतंत्र ही था, क्योंकि लोग अभी भी ब्रिटेन में राजा का शासन है, लेकिन वहां लोकतंत्र है। क्या होता है ना कि वहां में प्रतीक के रूप में आज भी राजा के परिवार को, उनके वंशजों को ही राष्ट्रपति के रूप में, मतलब वहां राष्ट्रपति के जगह रानी राजा होते हैं, तो वहां आज भी राजा रानी की प्रथा चलती रही है। लेकिन वहां संसदीय पार्लियामेंट्री शासन व्यवस्था कैसी है, लोकतांत्रिक है, लेकिन वो देश कैसा है, राजतांत्रिक है। तो देश के स्वरूप की बात करें तो वो स्टेट आज भी राजतंत्र है, लेकिन वहां की शासन प्रणाली आज भी लोकतंत्र से संचालित होती है, जनता के निर्वाचित सरकार द्वारा वहां संचालित होती है, वहां भी संसदीय व्यवस्था लागू है। तो आप अगर हम लोग देख चुके हैं पुरानी संसद के बारे में थोड़ा डिटेल, तो आप जान जाएं सेंगोल, जो अभी चर्चा हम लोग करेंगे नई संसद व्यवस्था में, सेंगोल के बारे में क्या चर्चा है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलेंगे। नई संसद भवन आपको नजर आ रही होगी, ये सुंदर सा भारत का नई संसद भवन, सुंदर सा भारत का नया संसद भवन आपको नजर आ रहा होगा। और इस संसद भवन को आप देख पा रहे होंगे, ये त्रिभुजाकार आकृति के, जिसका स्ट्रक्चर अभी हम लोगों ने यहाँ देखा था। अभी हम लोगों ने देखा ना कि नई संसद भवन का जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा था, नई संसद भवन का जो स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा था वो ये था। इसी नई संसद भवन के बारे में अगर बात कर लें, इसी नई संसद भवन का अभी आपको हम दिखा रहे थे फोटो, ये है आपका नई संसद। तो आप नई संसद को देख रहे हैं, नई संसद, भारतीय संसद, यह क्या है, भारत की नई संसद। इसी संसद का उद्घाटन हुआ है। इसमें 6 प्रवेश द्वार दिए गए हैं। कितने, 6 प्रवेश द्वार दिए गए हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग कुछ फैक्ट को देखेंगे। 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन हुआ। नई संसद भवन को आपने अभी देखा, तो इसका उद्घाटन सबसे पहले आप जान जाइए कि कब हुआ, नई संसद भवन का 28 मई 2023। ये डेट आप याद रखेंगे, एग्जाम में कहीं भी नजर आ सकता है और आपको चौंका सकता है। 28 मई 2023 को नई संसद का उद्घाटन होता है। उद्घाटन कौन करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कौन करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन होता है। तो आप नेक्स्ट अगर बात करें, इसमें 862 करोड़ लगभग इसमें खर्च का अनुमान है, मतलब खर्च अभी तक हो चुका है। 862 करोड़ रुपए इसमें क्या हुए हैं, खर्च हुए हैं।
अगर बात करें यह कितने एरिया में फैला हुआ है, तो नई संसद भवन आपका जो है 16,500 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। यह कितना है? 16,500 स्क्वायर फीट में इसका क्या है? क्षेत्रफल है। ये इसके क्षेत्रफल के बारे में अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे 16,500 वर्ग मीटर। 16,500 वर्ग मीटर है ये, आप किलोमीटर नहीं देंगे, वर्ग मीटर है। और टाटा प्रोजेक्ट्स इसकी कंपनी है, निर्माता जो कंपनी है, निर्माता कंपनी टाटा ट्रस्ट यानी टाटा प्रोजेक्ट्स के द्वारा इसे निर्माण किया गया है। इसके जो मुख्य वास्तुकार हैं, अभी आपने देखा पुराना का वास्तुकार कौन था? एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर। तो पुराना इसका नई जो संसद ये भवन है, इस संसद भवन के जो मुख्य वास्तुकार हैं कौन है? मुख्य वास्तुकार, नई संसद भवन के जो मुख्य वास्तुकार हैं, आप इसे नोट अवश्य करेंगे, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बहुत ज्यादा है। एग्जाम में दूसरे तरह से भी आपको पूछा जा सकता है। ये विमल पटेल है मुख्य वास्तुकार। आपको इसके बारे में एक और जानकारी रखना बहुत जरूरी है। अभी 2023 26 जनवरी के अवसर पर पद्मश्री जो पुरस्कार दिया गया, तो इसमें पद्म पुरस्कार बांटा गया, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री पुरस्कार दिए जाते हैं। तो आप विमल पटेल को भी पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है संसद भवन के मुख्य वास्तुकार के रूप में। तो आप देखेंगे विमल पटेल को क्या दिया है? पद्मश्री पुरस्कार। पद्मश्री पुरस्कार से नवाजे गए हैं 2023 में आपके विमल पटेल साहब। ये भी आपके लिए सेंट्रल मतलब करंट अफेयर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या था? जिस प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण किया गया, इसका नाम था सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। भारत की जो नई संसद का निर्माण है वह सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के नाम से बनाई गई है। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण हुआ है। इसकी आकृति कैसी है? इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। अभी हम लोगों ने देखा कि पुरानी संसद भवन की आकृति वृत्ताकार थी, नई संसद भवन त्रिभुजाकार है। और ये 4 मंजिली भवन है, 4 मंजिला भवन है। कितना है? भवन का जो रूप है वह 4 मंजिला है। ये भवन, संसद भवन 4 मंजिला भवन है, ठीक है। और इसमें अगर देखें तो 6 प्रवेश द्वार रखे गए हैं। नई संसद भवन का 6 प्रवेश द्वार है। सेंगोल, यहाँ राजदंड की बात करें तो संस्कृति को फिर से दोहराया गया है। सेंगोल की प्रथा नहीं, जब हम लोग भारत आजाद हुआ था ना, तो पंडित नेहरू को सत्ता हस्तांतरण करने के साथ ही लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा सेंगोल प्रदान किया गया था। सेंगोल एक तरह का धर्मदंड या राजदंड होता है, जिसमें यह संदेश या प्रतीकात्मक रूप से यह माना जाता है कि राजा या शासनकर्ता देश के वह किसी भी पोस्ट पर पहुंच जाए, वह धर्म के अधीन है, वह धर्म से बाहर नहीं जा सकता। धर्म का मतलब था न्याय, वो न्याय के, उसे न्याय दंड भी कहेंगे हम लोग। न्याय से बाहर कोई नहीं हो सकता है, यानी न्याय के अधीन रहने की एक संस्कृति, एक परंपरा है, एक मान्यता है। इस बार जो नई संसद भवन में आप देखेंगे कि सेंगोल जो प्रदान किया गया प्रधानमंत्री को, पिछली बार जब पंडित नेहरू को सेंगोल प्रदान किया गया था लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा, तो उस सेंगोल को पंडित नेहरू ने इलाहाबाद के म्यूजियम में रखवा दिए हैं। आज भी इलाहाबाद के म्यूजियम में वो सेंगोल रखा हुआ है सुरक्षित रूप में। लेकिन नई संसद के समय में जब दक्षिण भारत के खास करके आप देखेंगे तो वहां शैव संप्रदाय के जितने भी आपको पुरोहित हैं, तो शैव संप्रदाय के जितने भी पुरोहित थे, उन लोगों ने मिल करके एक सेंगोल प्रदान किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उद्घाटन के समय में। और ये सेंगोल को लोकसभा स्पीकर के सीट के बगल में, लोकसभा स्पीकर के सीट के बगल में ही उसे एक शीशे की इसमें बॉक्स में रख दिया गया है। इस तरह से एक सेंगोल है। यह सेंगोल ऊपर में बसहा बैल का आकृति है और एक डंडा के रूप में है। तो आप देखेंगे इस सेंगोल है। उसके बाद 888 और 284 सीट है इसमें। पहली संसद में हम लोगों ने देखा कि लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 245 सीट था। कुल मिलाकर के पुरानी संसद में अगर देखें तो 788 सीट की व्यवस्था थी। यह अब संसद हमारी बहुत पुरानी हो चुकी है। अब हमारा मान लिया जाए कि नया परिसीमन होता है, नई जनगणना होती है, तो हमें लोकसभा और राज्यसभा के सीटों को बढ़ाने की जरूरत हो सकती है। जैसा कि हम लोगों ने देखा आजादी के समय जहां हम 33 करोड़ जनता लगभग हमारी आंकी गई थी, आज हम 133 करोड़ को पार कर चुके हैं। तो हमारे लिए सीट भी बढ़नी चाहिए लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों की। उनके जो क्षेत्र है, निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार जब होगा, परिसीमन आयोग गठित होगी, तो हमें नए संसद भवन की जरूरत थी। वह कैपेसिटी को अब मतलब उनकी कैपेसिटी उतनी नहीं रह गई थी, इसीलिए हमें उनकी क्षमता को बढ़ाना था। तो अब हम लोगों ने लोकसभा में 888 सीट, लोकसभा के सीट की संख्या 543 से बढ़ाकर 888 कर दिया गया है। और नई राज्यसभा जो है, राज्यसभा
245 सीट था, अब यह 284 हो गया। 245 से बढ़कर कितना हो गया? 284 सीट हो गया। कुल मिलाकर आप लोगों ने देखा नई संसद भवन की कुछ विशेषता। 28 मई 2023 को उद्घाटन हुआ, 862 करोड़ रुपए खर्च हुए, 16,500 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है नई संसद भवन। नई संसद भवन के जो मुख्य वास्तुकार है वो विमल पटेल है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण किया गया है। और अगर बात कर लें, यह 21 महीने में बनकर निर्माण हुआ है। त्रिभुजाकार 4 मंजिले भवन है ये, 6 प्रवेश द्वार है। इसमें सेंगोल राजदंड की प्रकृति संस्कृति को दोहराया गया है। 888 लोकसभा सीट और 284 राज्यसभा सीट है इसमें। नेक्स्ट अगर बात करें कि इस बार विवाद के मुद्दे क्या रहे थे, हमने कहा था कि इस बार हम लोग यह भी चर्चा करने वाले हैं कि विवाद के मुद्दे क्या रहे। आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन क्यों हो, इस बात को लेकर विवाद हुआ था। कुछ लोग यहां तक कह चुके कि प्रधानमंत्री या बीजेपी के नेताओं को उद्घाटन करने का शौक बहुत ज्यादा है और उन लोगों ने पार्टी पॉलिटिक्स को लोकतंत्र में शामिल कर दिया है। अगर हम लोग थोड़ा सा निष्पक्ष दृष्टि से बात करें तो प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया जाना और विपक्ष के द्वारा इस पे आरोप लगाया जाना, इन दोनों ही बातों की थोड़ा सा जांच पड़ताल करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि विपक्ष के द्वारा क्या तर्क दिए गए। विपक्ष का तर्क, कहीं ना कहीं हम लोग पाएंगे कि विपक्ष के द्वारा दिया गया तर्क भी सही था और जो पक्ष के द्वारा किया गया, उन लोगों का जो पक्ष है, मतलब कि सत्ता पक्ष के द्वारा जो तर्क दिया जा रहा है वो भी गलत नहीं है। ऐसे में हमें एक क्या संतुलित दृष्टिकोण रखना चाहिए, हम लोग इस पर भी बात करेंगे। तो सत्ता पक्ष क्या इस पर दृष्टिकोण रखती है और विपक्ष का क्या तर्क है। विपक्ष, अभी हम लोगों ने देखा ना, संसद का 3 अंग है जिसपे राष्ट्रपति एक अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग है और वो प्रधानमंत्री से कहीं ज्यादा वरीय पद पर स्थापित है। ऐसे में संसद भवन का उद्घाटन, मतलब विपक्ष का कहना है कि भारत में संसद भवन से ज्यादा बड़ा कोई उद्घाटन कार्यक्रम नहीं हो सकता था। ऐसे में भारत के सर्वोच्च पद पर बैठे राष्ट्रपति को इग्नोर किया जाना लोकतंत्र का, मतलब कि एक तरह से हनन है, या लोकतंत्र की उपेक्षा किया जाना या लोकतांत्रिक परंपरा को इग्नोर करने जैसा है। तो ऐसे में हम लोग बात करेंगे क्या लोकतंत्र में ऐसा क्या होगा। तो अब देखेंगे कि राष्ट्रपति के द्वारा, ये लोग पहला तर्क देते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा उद्घाटन होना चाहिए था। दूसरा इन लोगों का तर्क क्या है कि राष्ट्रपति के अलावा, राष्ट्रपति के बिना संसद जब पूरा ही नहीं हो सकता है तो राष्ट्रपति को इसमें आमंत्रित क्यों नहीं किया गया। मतलब इनका यह है कि राष्ट्रपति को आमंत्रित भी नहीं किया गया। आप लोगों ने देखा अगर वीडियो। दूसरी बात, राज्यसभा के सदस्य जो हैं, संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों है, दोनों का ही उद्घाटन हुआ है। तो अब राज्यसभा के सदस्य की बात कर लें तो राज्यसभा के सदस्यों को जब निमंत्रण पत्र भेजा गया, क्योंकि इसमें जब उद्घाटन समारोह होना था तो उससे पहले सत्ता पक्ष के द्वारा या फिर प्रधानमंत्री कार्यालय से यह जो है सबको नोटिस भेजा, सबको निमंत्रण कार्ड भेजा गया कि आप सभी लोग उद्घाटनकारी में शामिल होंगे, उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। ऐसे में राज्यसभा के कुछ विपक्ष के जो, मतलब विपक्ष दल के जो कुछ सदस्य हैं, उन लोगों का आरोप है कि हम राज्यसभा के सदस्य हैं और हमारे सभा के सभापति भी उद्घाटन समारोह में उपस्थित नहीं हो रहे। मतलब राज्यसभा के सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति को उस कार्यक्रम में आमंत्रित भी नहीं किया गया है, मतलब उपराष्ट्रपति जो है वो उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। तो फिर हमारी मौजूदगी की क्या जरूरत है। ऐसे में उन लोगों ने इसका बाइकआउट करने का प्रयास किया। तो फिर इसका क्या परिणाम होगा। तो विश्व के बहुत सारे देशों का भारत के संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम पर नजर टिका हुआ था। बहुत से देश इसे देख रहे थे बहुत गौर से, क्योंकि यह मात्र 21 महीने में तैयार होने वाला और आधुनिक सुविधाओं से लैस एक संसद है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये थे कुछ तर्क जो विपक्ष के द्वारा लगाया गया कि राष्ट्रपति सर्वोच्च पद पर ग्रहण करती है और राष्ट्रपति को हमें आमंत्रित करना ही नहीं चाहिए था, बल्कि उसके हाथों से उद्घाटन किया जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से बहुत छोटे हैं, या उस हिसाब से देखें तो प्रधानमंत्री के स्थान पर राष्ट्रपति से ही उद्घाटन करवाया जाना चाहिए था। सत्ता पक्ष इस पर सत्ता पक्ष का क्या मानना है। सत्ता पक्ष का मानना है कि संसद लोकतंत्र की मंदिर है। संसद क्या है? संसद लोकतंत्र का मंदिर है। और लोकतंत्र में खास करके संसदीय प्रणाली की बात करें भारत में, तो ये जो वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान होता है, कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान है वह प्रधानमंत्री होता है। ऐसे में प्रधानमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाना कोई बुरी बात नहीं है, या इसका लोकतंत्र की उपेक्षा नहीं हुई है। हाँ, हम जिस दिन राष्ट्रपति भवन का उद्घाटन करेंगे तो उस दिन राष्ट्रपति से करवा लिया जाएगा। लोकतंत्र में लोगों के प्रतिनिधित्व को सबसे अगर स्पष्ट रूप से कोई स्पष्ट मतलब बयान करता है, उसके पद को दिखाता है,
वो प्रधानमंत्री है। दूसरा, इनका मानना है कि भारत के संसद भवन का उद्घाटन एकमात्र एक राष्ट्रीय घटना नहीं थी, यह अंतर्राष्ट्रीय रूप में एक बहुत बड़ा घटना था और इस संसद भवन के उद्घाटन समारोह को विश्व में प्रचारित करने के लिए नरेंद्र मोदी से बढ़कर कोई दूसरा चेहरा नहीं हो सकता था। शायद इसलिए भी ताकि विदेश के लोगों में, क्योंकि आप जानते हैं कि कई ऐसे आंकड़े बताते हैं कि विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो इसलिए इनका उद्घाटन किया जाना विश्व के कई देशों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ा हुआ होगा बनिस्बत किसी और के द्वारा अगर इसका उद्घाटन किया जाता। तो सत्ता पक्ष के द्वारा दिए गए तर्क में कोई खास क्या है, कोई खास मजबूत तर्क नहीं नजर आता है और यह केवल बात बनाना कह सकते हैं इसको। लेकिन जो भी हो, हमें बस इतना याद रखना है कि इस बार नई संसद भवन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से हुआ है। आप देखेंगे उद्घाटन समारोह में उनके साथ लोकसभा में जब सेंगोल को स्थापित किया जाता है, उसमें उनके साथ लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला भी शामिल हैं, लेकिन उनके साथ में राज्यसभा के स्पीकर, राज्यसभा के सभापति या फिर राज्यसभा के उपसभापति कोई भी नजर नहीं आते हैं। तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि राज्यसभा के सभापति कौन है, राज्यसभा के उपसभापति कौन है। आप जिस सेंगोल की बात हम लोग कर रहे थे, यह सेंगोल दंड आपको दिख रहा होगा, यही है सेंगोल जो कि पुरोहितों द्वारा प्रधानमंत्री को दिया गया और प्रधानमंत्री इसे लोकसभा में, ये देख रहे हैं ना, लोकसभा में इसे स्थापित कर दिए हैं, लोकसभा स्पीकर के मतलब लोकसभा अध्यक्ष के सीट के ठीक बगल में। तो ये है आपको सेंगोल। और ये अखंड भारत, ये भी मुद्दा में रहा, अखंड भारत के बारे में आप अगर पिछले स्लाइड में देखेंगे 3 मुद्दा हमने लिया। सेंगोल राजदंड, सेंगोल राजदंड की अगर बात कर लें केवल, तो ये हमारा संस्कृति का, लोग इसके कहते हैं कि ये राजतंत्र का प्रतीक है। आरोपकर्ता का उद्घाटन को लेकर यह तर्क था, लेकिन विपक्ष का एक तर्क सेंगोल को लेकर यह भी था। कुछ लोगों ने, सभी लोगों ने तो नहीं, कुछ लोगों ने यह चर्चा किया, टीवी डिबेट में सामने आया कि सेंगोल जो है राजतंत्र का प्रतीक है, खास करके चोल के राजेंद्र चोल से संबंधित है। वैसे मौर्य काल और गुप्त काल में भी इसका प्रचलन देखा गया है, कई चर्चाएं हमें इतिहास में देखने को मिलता है। तो सेंगोल की बात करें तो कहा जाता है कि यह राजतंत्र का प्रतीक है, तो आज लोकतंत्र में इसकी क्या जरूरत है। राजतंत्र में न्याय दंड इसलिए राजा को सौंपा जाता था क्योंकि ये मतलब राजा न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, सभी प्रकार की शक्ति अपने में निहित रखती थी, इसीलिए राजा पर नियंत्रण धर्म का ही हो सकता था, बाकी और उस पर कोई नियंत्रण नहीं था। तो ऐसे में धर्म दंड राजा को इसलिए सौंपा जाता था मुख्य रूप से न्याय के अधीन रहने के लिए। आज हमारे पास जब स्वतंत्र न्यायपालिका है तो इस प्रतीक का क्या महत्व बन जाता है। इस प्रतीक को न्यायपालिका के सामने होना चाहिए था। न्यायपालिका में हम लोग न्याय की मूर्ति, आंख में पट्टी बांधा हुआ न्याय की मूर्ति तो रखे ही है। तो ऐसे में हमें आज न्याय दंड, धर्म दंड या राजदंड लोकतंत्र में स्थापित करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा विपक्ष के द्वारा तर्क दिया गया। लेकिन अगर आप मेरा मानना माने और जो मतलब आज वर्तमान में भारत ने जिस उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए इसको स्थापित किया, तो इसके पीछे लोकतंत्र और राजतंत्र का मसला नहीं है। इसके पीछे का मुद्दा बस इतना है कि हम यह दिखाना चाहते हैं कि आज 21वीं शताब्दी के तीसरी दशक तक भारत जब स्टार्टअप इकोसिस्टम का तीसरा सबसे बड़ा गंतव्य स्थान हो जाता है, जब भारत आधुनिकीकरण में काफी आगे निकल चुका है, 5वां सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है, तो ऐसे में भारत जो है सेंगोल संस्कृति को दिखा के कहना चाह रहा है कि हम इतने आधुनिक होने के बावजूद भी संस्कृति से हमारा जुड़ाव नहीं खत्म हुआ है। यानी संस्कृति से यह जुड़ाव को दिखाता है। सांस्कृतिक पद्धति जो हमारी इतनी मजबूत है, इसे हम आज तक नहीं भूले हैं, बस इसको स्पष्ट करता है। यह सांस्कृतिक निरंतरता, आप इसे देख लें, इसमें सीधा आप शब्द दे सकते हैं, यह सांस्कृतिक निरंतरता को दिखाया है। जो विश्व के देशों ने देखा कि भारत की संस्कृति क्या है, वह आधुनिकता के साथ साथ अपने संस्कृति को भी नहीं भूले हैं। तो सांस्कृतिक निरंतरता को यह दिखाता है। इस पे हमें ज्यादा बयानबाजी करना या राजनीति करना सही नहीं है। नेक्स्ट, अगर अखंड भारत की बात करें, अखंड भारत का मानचित्र संसद भवन में नजर आया, इसको लेकर कुछ देशों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। आज आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा कि नेपाल की संसद में इसके बारे में चर्चा हुआ, अखंड भारत के बारे में। चाइना भी इसका विरोध कर रहे हैं, पाकिस्तान भी इसका विरोध कर रहे हैं। अखंड भारत हमारा इतिहास है। आप जान लें कि अखंड भारत का मानचित्र होना इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम कोई अखंड भारत बनाने जा रहे हैं या पुनः अखंड भारत की स्थापना करने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यह हमारा एक विरासत है, हमारा इतिहास है। आप क्या चाहते हैं कि हम किसी के कहने से हम अपना इतिहास भूल जाएं?
क्या यह ब्रिटेन भूल गया कि हम कॉमनवेल्थ, आज ब्रिटेन कॉमनवेल्थ चलाता है, आज कॉमनवेल्थ की संकल्पना को या अवधारणा को ब्रिटेन भूलने को तैयार है क्या? हम भी उसके कॉमनवेल्थ में शामिल है, जबकि स्वैच्छिक सदस्यता है, हम चाहें तो कभी भी त्याग सकते हैं, लेकिन उनका यह इतिहास है वो याद रखते हैं। ये हमारा इतिहास है, क्या हम मौर्य काल को भूल जाएं? क्या हम अशोक को भूल जाएं, चंद्रगुप्त मौर्य को भूल जाएं जिसकी शासन सत्ता अटक से कटक तक चलती थी? क्या हम इनको भूल जाएं कि कनिष्क हमारे पूर्वज रहे हैं, जिनका जो है राजधानी पेशावर पाकिस्तान हुआ करता था, जिसका शासन ईरान के सीमा से लेकर के आपका पूरब में पश्चिम बंगाल असम तक चलता था? तो क्या हम अपने इतिहास को भूल जाएं? नहीं, हमें इतिहास प्रेरणा देती है, हमें इतिहास प्रेरणा देती है। इतिहास हमें कई समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है, इतिहास हमें गौरव देता है और इस गौरव को हम भूल नहीं सकते हैं। ये मानचित्र का होना बिल्कुल यह संदेश नहीं है कि हम किसी देश पर आक्रमण करने जा रहे हैं या किसी देश को हम भारत में शामिल करने जा रहे हैं। तो ये हमारा मुद्दा, इस पर ये बिल्कुल डिबेट नहीं होना चाहिए कि हम कोई नया भारत या नया अखंड भारत बनाने जाएंगे या बनाएंगे, लेकिन हमारा एकदम स्पष्ट दृष्टिकोण होना चाहिए कि ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, ये हमारा जो है इतिहास है, इस पर हमें गर्व करना चाहिए। हम पहले यहाँ तक थे, उस जमाने में जब कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं था, न टेलीविजन थी, न मोबाइल होता था, तो उस जमाने में जब आज का भारत जब इतने में सिमट चुका है, तो उस जमाने में हम अपने भारत को यहाँ से आप देखेंगे कि बांग्लादेश भी अलग हो चुका है, यहाँ आपका तिब्बत अलग हो चुका है, यहाँ पाकिस्तान, यहाँ अफगानिस्तान अलग हो चुका है। तो आप देखेंगे अखंड भारत कब कब कैसे कैसे टूटा है, ये भी हमें देखना जरूरी है। आपको दिख रहा होगा 1947 में जब भारत आजाद हुआ, हम आजादी के जश्न और विभाजन के दंश एक साथ झेल रहे थे। तो ये वाला शिवांश में मेरा आजादी के साथ ही बट गया, ये पाकिस्तान में चला गया। आप आज देख रहे हैं कि ये पीओके, अक्साई चीन और पीओके की लड़ाई आज भी हम लड़ रहे हैं। ये आपको अफगानिस्तान 1876 में अंग्रेजों के द्वारा अफगानिस्तान को एक अलग देश बना दिया गया। यहाँ आपका डूरंड लाइन है, आप जानते होंगे डूरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच है, और भारत और चीन के बीच मैकमोहन लाइन है, आप ये देख रहे होंगे। लेकिन इस चीन भारत का, अखंड भारत का हिस्सा चीन का वो भाग भी था जो आज तिब्बत के नाम से जाना जाता है। 1914 में यह तिब्बत हमसे अलग हो गए। उसके बाद बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश यहाँ 1947 लिखा हुआ आप काट देंगे, ये 1970 में 71 में गठित होता है, लेकिन अलग तो भारत से 1947 में ही हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान, ये पश्चिमी पाकिस्तान और ये पूर्वी पाकिस्तान के रूप में हमसे अलग हुआ था, जो 1971 में हमारी मतलब क्या कहते हैं, उस तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिसे आयरन लेडी कहते हैं, उन्होंने युद्ध के द्वारा पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कराया और ये बांग्लादेश के रूप में आज उभरता हुआ एक देश है। तो बांग्लादेश है, ये आपका म्यांमार है, जिसे 1937 में हम लोग, 1937 में हम लोगों ने खास करके 1935 के एक्ट के तहत इसे एक अलग देश के रूप में दर्जा दिया गया, जिसे हम लोग पहले वर्मा को हम लोग पहले दूसरे कुछ नाम से जानते थे, वर्मा आज म्यांमार के रूप में जाना था, सॉरी वर्मा के रूप में जानते थे, जो आज म्यांमार के रूप में जाना जाता है। आज म्यांमार में आप देख रहे होंगे सैनिक तख्तापलट का कितना प्रभाव है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि अभी तक हम लोगों ने देखा कि संसद, नई संसद भवन, संसद का क्या इंपॉर्टेंस है, लोकतंत्र में संसद कैसा है, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सब चीजों को हम लोगों ने हल्के ऊपरी तौर पर देख लिया है। अब हम लोग चलेंगे संसदीय व्यवस्था, नई टॉपिक, मतलब करंट का टॉपिक यहाँ से समाप्त होता है। अब हम लोग थोड़ा सा पॉलिटी में जाएंगे कि संसदीय व्यवस्था क्या होती है। संसदीय व्यवस्था की जहां तक अगर बात कर ले हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम में जानेंगे कि क्या है, इनके क्या दोष हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं, इनके क्या गुण हैं, इन सभी चीज को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। संसदीय शासन प्रणाली में क्या क्या होता है। अगर बात करें संसदीय व्यवस्था क्या है, तो आप इसमें देखेंगे शासन व्यवस्था में दो तरह का होता है, एक होता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और एक होता है संसदीय शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का यूएसए इसका प्रतीक है, और संसदीय की बात करें तो यूके यानी ब्रिटेन, और भारत इसके मुख्य रूप से इसका प्रतिनिधित्व करता है, और भी देश हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है, अभी आपने सरकार के 3 अंग को देखा था ना, कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये सभी अलग अलग होते हैं। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों एक दूसरे से अलग होते हैं। तो इसमें हम लोग अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में देखेंगे कार्यपालिका मतलब सरकार, और विधायिका मतलब जो सांसद लोग होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, और न्यायपालिका तो अलग होती ही है। लेकिन संसदीय व्यवस्था की बात कर लें तो यहाँ आपको दिखाई देगा, अगर 3 भाग में इसको अभी हम लोग ने देखा था, यहाँ कार्यपालिका का जो गठन होगा ना, वो विधायिका के बीच से ही होगा। कार्यपालिका और ये है आपका विधायिका यानी संसद, और ये है आपका कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका।
भारत के सेंस में अगर देखें तो भारत में न्यायपालिका को तो स्वतंत्र रखा गया है, न्यायपालिका में कार्यपालिका और विधायिका का कोई इंटरफेयर या कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन अगर बात करें कार्यपालिका का, जिसमें कि मंत्रिपरिषद शामिल होते हैं, प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, तो मंत्रिपरिषद की बात कर लें तो ये मंत्रिपरिषद और ये हो गया आपका विधायिका, मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य। तो अगर बात कर ले विधायिका में से ही लोग राज्य इसमें संसदीय व्यवस्था में विधायिका में से ही लोग क्या बनेंगे, कार्यपालिका के सदस्य बनेंगे। मतलब कार्यपालिका का अलग से चुनाव नहीं होगा। आपने कभी सुना होगा कि प्रधानमंत्री का चुनाव होता है? प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, आम सभाएं होती है। आज प्रधानमंत्री एक सांसद के रूप में वाराणसी के एकमात्र सांसद हैं, वो प्रधानमंत्री के रूप में उसका कोई वोट नहीं हुआ है, पूरे भारत की जनता उसे वोट नहीं करती है, तो वो एक वाराणसी के मात्र एक सांसद हैं जो कि विधायिका का एक सदस्य है। और इसमें नियम है कि विधायिका के सदस्य में से किसी एक को चुन लिया जाएगा, जिसमें बहुमत दल के लोग जिसे मनोनीत करेंगे या क्या बोलते हैं उसको निर्धारित करेंगे, वही आ जाएंगे कार्यपालिका का प्रधान यानी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो विधायिका के रूप में पहले चुनाव होता है, आम चुनाव, और उन्हीं में से कार्यपालिका के कुछ सदस्य शामिल हो जाते हैं। मतलब विधायिका और कार्यपालिका दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, न कि पृथक है यानी अलग अलग है। तो अलग केवल हमारे यहाँ न्यायपालिका है। तो देखेंगे कि कार्यपालिका विधायिका का भाग होता है। अभी हमने देखा कि कार्यपालिका क्या होता है, विधायिका का ही एक भाग होता है। विधायिका मतलब संसद के सदस्य में से ही कार्यपालिका के लोग यानी मंत्रिपरिषद चुन लिए जाते हैं। तो पहला इसका क्या हो गया कि कार्यपालिका विधायिका का ही भाग होता है इसमें। दूसरा अगर बात करें कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी, जब जो आपको बनाएगा उसके प्रति आप उत्तरदायी होंगे, क्योंकि विधायिका में से अगर देखना खास करके लोकसभा में 543 सीट है, इन्हीं लोग मिलकर के आपको अगर कार्यपालिका के रूप में भेज रही है तो आपकी जिम्मेदारी इस पर होगी, क्योंकि बहुमत से आप बने हैं। अगर आप इसके प्रति जिम्मेदार नहीं है तो ये आपको कभी भी मंत्री पद को गिरा सकता है, आपके सरकार गिरा सकती है, फिर दूसरा बहुमत जो उसके पक्ष में होगा वो सरकार बनाएंगी। आप ब्रिटेन में देख रहे होंगे कि हाल ही में कितने बार प्रधानमंत्री चेंज हो गए। उसी तरह आप बिहार में देख रहे होंगे कि कई बार मुख्यमंत्री का तख्ता पलट होता रहा। जिसके पक्ष में ये बहुमत होता है उसके पक्ष में कार्यपालिका चली जाती है। यानी विधायिका पर डिपेंड करता है कि कार्यपालिका में कौन रहेगा और कब तक रहेगा। यानी कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है संसदीय व्यवस्था में। संसदीय व्यवस्था में होता है क्या है, संसद सर्वोच्च होता है। आप ब्रिटेन में जाएंगे तो वहां संसद सर्वोच्च है, वहां संविधान आज भी लिखित नहीं है। हमारे यहाँ क्या होता है, ये वाला फीचर जो है हमारे यहाँ फ्लॉप कर जाता है। हम संसदीय व्यवस्था तो मानते हैं, लेकिन इसमें संसद की सर्वोच्चता के स्थान पर हम संविधान की सर्वोच्चता को मानते हैं। क्या मानते हैं? संविधान हमारे यहाँ सर्वोच्च है। क्या है? संविधान हमारे यहाँ सर्वोच्च है। उसके बाद उदाहरण के रूप में भारत संसदीय शासन से संचालित होती है, ब्रिटेन संसदीय शासन से संचालित होती है। अगर विशेषता की बात कर लें, अगर आप लोग यहां तक समझ गए होंगे तो हम इसको क्लियर करते हैं बोर्ड को, फिर ले चलते हैं आपको विशेषता क्या रहा है। भारत में या किसी भी देश में संसदीय शासन प्रणाली जहां होगी तो उसकी विशेषता होगी कि सामूहिक उत्तरदायित्व को दिखाएगा। यहाँ जो कार्यपालिका के सदस्य यानी मंत्रिपरिषद होते हैं, कार्यपालिका मतलब मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद में चाहे प्रधानमंत्री हो, वित्त मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो, उन सभी को मिलाकर मंत्रिपरिषद होता है। मंत्रिपरिषद को सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। तो ये आपका पहला विशेषता हो गया कि कार्यपालिका सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप का मतलब हो गया अगर किसी एक मंत्री पर भी आरोप लगता है और बहुमत के द्वारा यह सिद्ध हो जाता है कि वह मंत्री जो है सही से कार्य नहीं कर रहे हैं या वो मंत्री, उस मंत्री के वजह से सरकार को बहुमत साबित करना मुश्किल हो गया है, तो एक मंत्री के वजह से पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ सकता है, यानी सामूहिक उत्तरदायित्व है। अगर कार्यपालिका की बात करें तो संसदीय शासन व्यवस्था में दो प्रकार का कार्यपालिका होगा, एक नाम मात्र की कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका, और एक होता है वास्तविक कार्यपालिका। एक नाम मात्र की कार्यपालिका और एक होता है आपका वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका का हेड के रूप में देखें तो यहाँ प्रधानमंत्री होते हैं, और अगर नाम मात्र की कार्यपालिका के बारे में बात करें तो नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट अगर बात कर लें तो बहुमत दल का यहाँ शासन होता है। अभी हमने बताया कि लोकसभा में जिस दल को बहुमत होगा या जिन 2-3 दल मिलकर बहुमत सिद्ध करेंगे उन्हीं का कार्यपालिका चलेगा, उन्हीं की सरकार बनेगी। यानी इसका तीसरा विशेषता होगा कि बहुमत दल का शासन होगा। उसके बाद निचला सदन अस्थायी होता है। इसमें लोकसभा अस्थायी होता है, कभी भी लोकसभा भंग कर दी जा सकती है अगर उसमें सरकार बहुमत में नहीं है तो।
तो फिर निचला इसमें क्या आपका अंतिम विशेषता है, सदन की दोहरी सदस्यता होती है। यहाँ सदन की दोहरी सदस्यता से मतलब होता है कि सदन में कुछ लोग निर्वाचित होकर के आते हैं, कुछ लोग मनोनीत भी होते हैं तो इसमें संसदीय शासन प्रणाली में, और कुछ लोगों को कार्यपालिका में शामिल कर लिया जाता है अगर वो संसद का सदस्य नहीं भी है तब भी, लेकिन 6 माह के अंदर उसे संसद की सदस्यता ग्रहण करनी होती है। तो ऐसे में दोहरी सदस्यता को इस रूप में भी आप देख सकते हैं। अगर गुण की बात कर ले, क्या फीचर है इनका, क्या फीचर है संसदीय शासन व्यवस्था की, तो इसके गुण की बात करें, इसमें सामंजस्य देखा जाता है किसके बीच, क्योंकि विधायिका में से कार्यपालिका चुना जाता है, तो विधायिका और कार्यपालिका जो है ना, इन दोनों के बीच सामंजस्य का मतलब होता है तालमेल, एक अच्छा तालमेल देखा जाता है। क्या देखा जाता है, एक अच्छा तालमेल विधायिका और कार्यपालिका के बीच संसदीय शासन में देखा जाएगा, क्योंकि विधायिका के बीच से ही कार्यपालिका चुना जाएगा, कार्यपालिका विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व है, तो ऐसे में तय है कि दोनों के बीच अच्छा तालमेल होने से ही सरकार चलेगी। तो उत्तरदायी सरकार हो जाती है यहाँ, क्योंकि वह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व है। विभिन्न समुदायों का इसमें प्रतिनिधित्व रहता है, क्योंकि लोकसभा से चुने जाते हैं अगर लोकसभा के बहुमत से, तो हमें पता है कि हमारे देश में आरक्षण की भी व्यवस्था है और अनेक विभिन्न क्षेत्रों के अलग अलग सांसद हैं। तो इन सभी सांसदों के द्वारा अगर बहुमत में किसी पार्टी को दिया जाता है कार्यपालिका बनाने के लिए मंत्रिपरिषद में, तो इसमें प्रयास रहता है कि हर क्षेत्र के लोगों को शामिल किया जाए, ताकि उस क्षेत्र के लोग उस पार्टी के प्रति या उस कार्यपालिका मंत्रिपरिषद के प्रति असंतोष का भाव न रखे। तो ऐसे में एक बात यह भी है कि विभिन्न समुदायों को इसमें प्रतिनिधित्व भी मिल जाता है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी होती है लोकसभा में बहुमत बनाए रखने की। तो दोष की बात करें, कुछ दोष भी, इतने सारे खासियत संसदीय प्रणाली में हम लोगों ने देखा, तो इसमें कुछ दोष हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं जिसमें कुछ कमियां ना रह जाए। तो आज हम हैं, आप हैं, हम में भी कुछ कमियां हैं, आप में भी कुछ कमियां हैं, आपके परिवार में कुछ कमियां हैं, आपके देश में कुछ कमियां हैं, आपकी किसी भी व्यवस्था में जाए वहां भी कमी नजर आएगा। लेकिन कमियों की वजह से हम कोई काम नहीं करते, उसकी खूबियों की वजह से करते हैं। लेकिन हमारा प्रयास यह भी होता है कि हम कमियों को जब तक जानेंगे नहीं तो उस पर हम लोग काम कैसे करेंगे। तो खूबियों के आधार पर काम करने के लिए हमें कमियों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। हम इन कमियों को भी खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन कम करने का प्रयास हमेशा कर सकते हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली में हमने देखा कि कितना अच्छा खासियत है, यहाँ तालमेल की व्यवस्था है, उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था है, सभी समुदायों को यहाँ प्रतिनिधित्व मिल जाता है। तो ऐसे में इसके कुछ दोष भी हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहला दोष है कि लोकतंत्र के लिए आवश्यक होता है कि पावर करप्ट्स, मोर पावर मोर करप्ट्स, यानी कि जिसको जितना शक्ति आप देंगे वहां भ्रष्ट होने की चांस उतना ही ज्यादा हो जाता है। लेकिन अगर शक्ति का केंद्रीकरण जितना ज्यादा होगा वहां भ्रष्टता बढ़ती जाएगी। इसीलिए हमने कहा कि पावर करप्ट्स, पावर जहां आएगा वहां करप्शन आएगी। मोर पावर मोर करप्ट, जितना पावर देंगे उतना ही भ्रष्टाचार बढ़ने का संभावना बढ़ जाता है। तो ऐसे में लोकतंत्र में कहा गया कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये मॉन्टेग्यू, आप देखे होंगे फ्रांस की क्रांति के समय एक आपका वहां फ्रांस की क्रांति, मॉन्टेस्क्यू और रूसो, ये 3 मुख्य पुरोधा है वहां के, मतलब कि एक राजनीतिज्ञ हैं। तो इसमें से आप देखेंगे मॉन्टेस्क्यू का यह सिद्धांत था कि अगर लोकतंत्र में, मतलब राजतंत्र के स्थान पर जब लोकतंत्र आएगी तो उसमें शक्ति का मुख्य रूप से तीन हिस्से में बांट दिया जाना चाहिए शासन को, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में। तो भारत में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तो नजर आती है, लेकिन तीनों पृथक नहीं है। अभी हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा था कि विधायिका के प्रति वो कार्यपालिका जिम्मेदार होती है और विधायिका में से ही चुनी जाती है, इसीलिए वो पृथक नहीं होता है। पूरी तरह से यहाँ शक्ति पृथककरण का अभाव है विधायिका और कार्यपालिका के बीच। न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है, लेकिन विधायिका और कार्यपालिका स्वतंत्र नहीं है। ऐसे में एक दोष है कि हम शक्ति के पृथककरण के सिद्धांत को नहीं इसमें समाहित कर पा रहे हैं। तो पहला ये कमी हो गया। दूसरा कमी है कि दलीय राजनीति इसमें बढ़ जाती है, इसको हम लोग कहते हैं पार्टी पॉलिटिक्स। पार्टी पॉलिटिक्स, ये क्या होता है पार्टी पॉलिटिक्स? इसमें होता है कि जब संसदीय व्यवस्था में विधायिका पर डिपेंड करता है कि संसद मतलब कार्यपालिका कौन रहेगी, मतलब लोकतंत्र में जिसका बहुमत है, मतलब लोकसभा में जिसका बहुमत है वो हमेशा के लिए सत्ता में रह सकती है। ऐसे में आज के डेट में देख रहे होंगे बीजेपी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार में बैठी है, तो ऐसे में बीजेपी को कोई डर नहीं है कि कोई उसे सत्ता से हटा सके, यदि उसका पार्टी उसका मजबूत है, पार्टी के लोग अगर बागी ना हो जाए।
तो ऐसे में आप देखेंगे इसमें दलीय व्यवस्था, दलीय राजनीति में होता क्या है ना कि जब शासन सत्ता में बैठे हुए लोग लोकतंत्र में या लोगों के बारे में ना सोचकर वो अपने पार्टी को प्राथमिकता में ले लेती है, यानी अपने पार्टी के लक्ष्य को सबसे ऊपर रखकर काम करने लगती है, तो ऐसी संभावना आपको संसदीय प्रणाली में कभी कभी दिखने लगता है। आज जैसे पार्लियामेंट का उद्घाटन प्रधानमंत्री किए हैं, तो कुछ विपक्ष के द्वारा यह नारा कि ये कहा जा रहा है कि ये पार्टी पॉलिटिक्स है, पार्टी को बढ़ावा देने के लिए, पार्टी के चेहरा को केवल बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया जा रहा है, राष्ट्रपति को इग्नोर किया गया है। तो ऐसा उन लोगों का मानना है, हकीकत जो भी हो। लेकिन इसमें तीसरा जो आप कमियां देखेंगे तो यहाँ सरकार अस्थायी होती है। अगर लोकसभा में बहुमत नहीं है किसी भी एक दल को, तो यहाँ चांस रहता है कि हमेशा सरकार सत्ता उलटफेर होती रहती है, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे दल का जो है वर्चस्व बढ़ जाता है। उन दल में अगर सहमति नहीं हुई तो सरकार अस्थायी हो जाता है, सरकार गिरती बनती बिगड़ती रहती है, जैसा आप बिहार में पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं। तो इसमें अयोग्य कानून निर्माता का भी चांस रहता है। इसकी कमियां यह है कि हम लोगों ने यह विशिष्टता निर्धारित नहीं की है कि कौन होंगे, किस मंत्रालय को कौन संभाले। आप देख रहे होंगे कभी कभी बिना पढ़े लिखे लोग आपका मंत्रालय संभाल रहा होता है, क्योंकि राजनीति में उसकी पकड़ हो जाती है। राजनीतिक वर्चस्वता को बनाए रखते हुए वो अपनी मतलब कि अध्ययन को अपने क्या बोलते हैं उसके अंदर टैलेंट अगर नहीं भी है तो भी वह शासन सत्ता में उस पद को धारण कर लेता है। यानी कानून निर्माता, संसद की बात करें, संसद जितने सदस्य हैं, सांसद जिसे कहते हैं हम लोग एमपी, तो ये सांसद आज भी आप लोग देखेंगे आपराधिक प्रकृति के कितने लोग संसद में बैठे हुए हैं। तो या पैसे के दम पर या बाहुबली के दम पर वो राजनीति में प्रवेश कर जाते हैं और उन्हें कार्यपालिका के रूप में भी शामिल कर लिया जाता है, क्योंकि उसी पर डिपेंड करता है बहुमत पर कि कार्यपालिका कैसे बनेगी। ऐसे में अयोग्य लोगों का भी कानून निर्माण में भागीदारी बनने का चांस रह जाता है। जो योग्य नहीं है वो भी कानून बना रहे हैं। बड़े बड़े वकील जज घर में अपना जो है किसी तरह रोटी सेक रहे हैं, लेकिन बिन पढ़े लिखे अनपढ़ लोग कानून मंत्री बन के कानून बनाने लगते हैं। तो ऐसा कुछ कमियां हमारे संसदीय प्रणाली में देखी जा सकती है। तो आपका आज का क्लास हम लोग का यहीं तक था। संसदीय शासन प्रणाली के गुण दोष सहित हम लोगों ने संसद के बारे में डिटेल चर्चा किया है। तो अगर आप लोगों ने इस क्लास को अच्छे से देखा होगा तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। आप इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और आपको अगर इस तरह के क्लास बहुत अच्छे लगते हैं, अगर मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा है, नीचे कमेंट बॉक्स में मैं कमेंट करके जरूर बताएंगे, ताकि इस तरह के लेक्चर्स को मैं और भी लेकर के आऊं और आपके ज्ञानवर्धन में मदद कर सकूं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर नेक्स्ट क्लास में।